2008 चाहे जनवरी लो, फरवरी लो, मार्च लो, अप्रैल लो, बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज थी जिन्होंने ये कहा कि बाज़ार अब इस प्रकार से चल रहा है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा नहीं। उनका मानना था कि एक नया एरा है, यहाँ पर बहुत सारे फंडामेंटल बदलाव आए हैं और कहीं ना कहीं काफ़ी सारे लोग इस चीज़ पे, इस धारणा पे विश्वास करने लग गए। और आखिर क्यों ना करें। अगर आप बात करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की, तो यहाँ पर जो लोग एम्प्लॉयज़ होते हैं वो दुनिया के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशंस, हार्वर्ड, लंदन बिजनेस स्कूल, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, यहाँ के ग्रेजुएट्स होते हैं। और जाहिर सी बात है, हमारे जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हम वेटेज देते हैं किसी भी इंसान की डिग्री और उसके क्वालिफिकेशन को। सो सबको लगा जब इतने ज्ञानी लोग कह रहे हैं कि मार्केट यहाँ से पलटेगा नहीं, सब कुछ अच्छा है, तो निवेश करते जाते हैं। लेकिन सितंबर 15 2008 को ये सारे मिथ्स क्लियर हो गए और बर्स्ट हो गए। एक बहुत ही बड़ी संस्था जिसका नाम था लेमन ब्रदर्स, जिस पे हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है 2008 के क्राइसिस पे, वो बैंकरप्ट हो जाती है, जिसके कारण यूएस मार्केट्स बहुत तेज़ी से गिरते हैं। ये खबर जैसे ही बाहर पहुंचती है, बैंक रन होने लग जाता है। जिन लोगों को नहीं पता बैंक रन क्या होता है, आप तेज़ी से जाते हो अपने बैंक के पास और अपनी चीज़ें विड्रॉ करने शुरू करते हो, ये डर से कि जिस प्रकार से लेमन जैसी इतनी बड़ी बैंक अगर क्लोज हो सकती है, कल को अगर हमारी बैंक क्लोज हो गई तो हमारा पूरा का पूरा घाटा हो जाएगा। ये धीरे धीरे स्प्रेड होके बाकी इमर्जिंग इकोनॉमीज एंड डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया तक भी पहुंची और यहाँ पर भी बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ा। तो सवाल ये उठता है कि जब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इतने कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी नेशन का आउटलुक देती हैं, किसी भी स्टॉक का आउटलुक देती है, किसी भी चीज़ का आउटलुक देती है, तो हम सब उसको इतना सीरियसली क्यों लेते हैं? और क्या है सच इन पूरे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के पीछे, जानेंगे आज के इस वीडियो में। पर शुरू करने से पहले लेट मी गिव अ क्विक शाउट आउट टू आवर वीडियो पार्टनर्स कुकू एफएम। तो दोस्तों, कुकू एफएम पे मैं एक बहुत ही प्यारी ऑडियो बुक की समरी सुन रहा था, डी क्लटर योर माइंड, जिससे मुझे समझ में आया कि हाँ यार, हमारे माइंड में इतना क्लटर और कचरा भरा पड़ा हुआ, उसको क्लटर को फ्री करना पड़ेगा। बाय द वे, आपको बता दूं कि कुकू एफएम एक लीडिंग ऑडियो बुक का प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको 1000 घंटे से भी ज़्यादा का ऑडियो बुक कंटेंट मिलेगा, जिससे आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर जाके आप कुकू एफएम डाउनलोड करते हो और 28 फेब तक अगर आप कोड यूज़ करते हो FEB50, तो आपको सीधे 50% ऑफ मिलेगा आपके सब्सक्रिप्शन पे। तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो? डू गो एंड चेक आउट कुकू एफएम बिकॉज दिस इज़ अ वंडरफुल ऐप। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझनी है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का काम होता है ओपिनियन देना, एंड ओपिनियन देना इज़ वन ऑफ द बेस्ट बिजनेसेस इन दिस एंटायर वर्ल्ड। आप जिसको भी देखो, जब कोविड की बात भी चल रही थी तो हर कोई इसी चीज़ पे लगा था अपनी ओपिनियन देने पे कि अब वेव 2 आएगा या नहीं आएगा, वेव 3 आएगा तो किस महीने में आएगा, एंड एवरी वन वॉज गोइंग थ्रू द एजम्पशन। सेम चीज़ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का काम होता है। दे एक्चुअली हैव टू गिव इन्फॉर्म्ड जजमेंट एंड इन्फॉर्म्ड ओपिनियन अबाउट क्या हो सकता है उनके हिसाब से, बेस्ड ऑन देयर कैलकुलेशंस, बेस्ड ऑन देयर फिलॉसफी, कि मार्केट में या किसी एसेट क्लास में क्या हो सकता है। ये अपने ओपिनियन देता है। फ़र्क बस इतना रहता है कि इनके ओपिनियंस को हम ज़्यादा वेट देते हैं। क्यों? मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, वेल क्वालिफाइड होते हैं, बहुत बड़ी रिसर्च टीम होती है इनकी, और इसी चक्कर में हम बहुत ज़्यादा वेट देते हैं कि ये लोग कहीं ना कहीं तो सही होंगे। प्रॉब्लम ये रहती है कि ये जो अपग्रेड्स देते हैं और डाउनग्रेड्स देते हैं, वो ऑलरेडी बहुत डीले के बाद आते हैं। उदाहरण देता हूँ, 2001 के पहले एक विदेशी कंपनी थी एनरॉन, जिसके ऊपर भी हमने एक वीडियो अपने चैनल पे बनाया हुआ है। तो उस कंपनी को ये हमेशा अपग्रेड करते आते थे सारी बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसीज। प्रॉब्लम ये हुई कि 2001 में जब इसका पूरा भांडा फूटा, उसके बाद जब स्टॉक पूरी तरह से क्रैश हो चुका था, लोगों ने अपना भारी भरकम नुकसान कर लिया था, उसके बाद इन लोगों ने डाउनग्रेड देना शुरू किया। प्रॉब्लम ये थी कि लोगों ने ये सोच के वहाँ पर इन्वेस्ट किया था, निवेश किया था कि सारी रेटिंग एजेंसीज अगर अच्छा अच्छा बोल रही हैं तो उसमें कुछ गलत तो हो नहीं सकता, है ना। तो इसी चक्कर में वो लोग निवेश करते रहे। एक और चीज़ ये हो गई कि जब भी कोई अच्छा प्लेयर या अच्छा स्टॉक बनता रहता है, उसकी स्टार्टिंग में कभी अपग्रेड नहीं देते। आप नोटिस करोगे कि इनके अपग्रेड्स या फिर डाउनग्रेड्स, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपने ये चीज़ नोटिस करी है। किसी भी रेटिंग एजेंसीज के ना अपग्रेड्स और डाउनग्रेड्स यूजुअली तब आते हैं
जब स्टॉक अपने या तो हाईज के पास हो, मतलब 52 वीक हाई के आसपास हो, या स्टॉक अपने 52 वीक लो के आसपास हो। मार्केट पूरी तरीके से गिर जाएगा, उसके बाद इनकी रेटिंग एजेंसीज की आती है कि यार मार्केट बहुत पैनिक सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाएगी, तो 2-3 रेटिंग एजेंसीज आती हैं, वो आके ये कहती हैं कि यार ओवर वैल्यूड है। बाकी सब बोलते हैं कि गुड थिंग्स आर स्टिल टू कम, कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन ऑल दोज थिंग्स। सो सबसे पहली चीज़, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के साथ हो जाती है कि द टाइम टिल विच दे एक्चुअली डू द अपग्रेड या डाउनग्रेड बहुत ज़्यादा डिले हो चुका होता है। बाय द वे, अगर आप लोगों की 2 आंखें और 1 नाक है तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे मुझे पता लगेगा कितने के 2 आंख और 1 नाक है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब एक कंट्री वाइज एग्जाम्पल लेते हैं, जो कंट्री का आउटलुक देते हैं उसका क्या सीन है। तो अगर मैं स्पेन की बात करूं तो स्पेन का जो कर्जा है, जो डेट है, वो हम लोगों से भी ज़्यादा है। उनके पास हमसे ज़्यादा बड़े इश्यूज हैं इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ डिफॉल्ट्स ऑफ बैंक्स। अगर आप कंपेयर करेंगे बहुत सारे नेशंस के साथ, तो भारत में डिफॉल्ट जो होता है बैंक्स का, जो बंद हो जाती, बैंकरप्ट हो जाती है, वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। बट स्टिल अगर आप इन आउटलुक देने वाली रेटिंग एजेंसीज को देते हैं, तो ये लोग उन देशों को भी जिनमें अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, जिनमें डिफ़ॉल्ट ऑफ बैंक्स ज़्यादा हैं, इतने सारे इश्यूज होने के बावजूद ये लोग उनको रेटिंग ज़्यादा देती हैं। अब आप सोच रहे होगे क्यों? पहली चीज़ है कि ये कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज़ हो गई या फिर इमर्जिंग नेशंस, अगर इस तरह से बोलूँ, इमर्जिंग नेशंस को ये बहुत नीचे तरीके से देखते हैं। कभी कभार ये खुश करने के लिए अच्छे पॉजिटिव आउटलुक्स दे देते हैं, बट जब कंपैरिजन की बात आ जाती है हमारे विदेशी पीयर्स के साथ, तो जाहिर सी बात है हमें कम रेटिंग दी जाती है, जस्ट बिकॉज वो लोग सूट्स पहनते हैं और हमारे इधर सलवार कुर्ता पहनते हैं, जस्ट बिकॉज वो वहाँ पर पॉलिश्ड इंग्लिश में बात करते हैं, पोर्चुगल को हमसे ज़्यादा रेटिंग दी जाती है, जबकि वहाँ का डीप ग्राउंड रियलिटी में जाओगे तो पेन इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट भारत से ज़्यादा है। नो डाउट हमारे इधर अपने खुद के प्रॉब्लम्स हैं, बट स्टिल। तो तीसरी चीज़ जो हमको समझनी है कि ये रेटिंग एजेंसीज ना बहुत ज़्यादा बायस्ड होते हैं। नेक्स्ट आपको ये चीज़ समझनी है कि ये रेटिंग का फ़ायदा क्या होता है। ये रेटिंग का फ़ायदा होता है बैंक लेंडिंग में, बैंक बोरोइंग में। किसी भी बड़ी इंडस्ट्री को चलाने के लिए उनको बैंक से लोन लेने पड़ते हैं, और बैंक्स आपको लोन आपकी रेटिंग के बेसिस पे देती हैं। तो अगर आपकी कंपनी की रेटिंग अच्छी है तो जाहिर सी बात है आपको बैंक्स ज़्यादा लोन देगी, ज़्यादा कर्जा देगी, जिसके कारण आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ने के चक्कर में मार्जिन्स बढ़ेंगे, मार्जिन्स बढ़ने के चक्कर में मुनाफा होगा। पर अब हैरानी की बात देखते हैं, भारत की अगर बात करते हैं, फरवरी 2016 को भारती एयरटेल के बॉन्ड्स को काफ़ी सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने कहा कि ये बहुत ही ख़राब है, भारती एयरटेल एज अ स्टॉक बहुत ही बेकार है और हमको इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। हद तो तब ये हो गई थी कि ये रशिया के वर्स्ट चीज़ों के साथ हमारे इधर के बॉन्ड्स को कंपेयर कर रहे थे। पर मज़ेदार बात पता है, अब फरवरी 2016 के बाद बॉन्ड्स ने तो अच्छा परफॉर्म किया ही, करीब करीब आई गेस टोटल अगर कंपाउंडिंग करोगे तो 16% तक तो दे ही दिया था। बट साथ में आप स्टॉक का परफॉर्मेंस देखो 2017-18 के बाद देखो भारती एयरटेल का, तो मज़ेदार चीज़ है। आप इसको एक हिंट ले सकते हो कि अगर आपको कोई स्टॉक पसंद है और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज बहुत ज़्यादा नेगेटिव आउटलुक दे रही है, तो आपको डरना नहीं है। आपको अपने एक बार फंडामेंटल चेक करना है, अगर सब कुछ सही है तो आप उस पर डटे रहो, उल्टा अपने पोजीशन बढ़ा सकते हो। क्योंकि बहुत बार देखा गया, इनफैक्ट एक सर्वे किया गया था 2008 के क्राइसिस के बेसिस पे, करीब करीब इन रेटिंग एजेंसीज, प्रोमिनेंट की बात कर रहा हूँ, 115 रेटिंग्स दी गई थी, जिनमें से कि आप हैरान हो जाओगे 80% वर नॉट इवन क्लोज टू 5% ऑफ मार्केट रियलिटी। मतलब मार्केट ने आने वाले 3 साल में जो किया, 80%, 5% भी क्लोज नहीं थे। एंड क्लोज पता है कितने थे? ओनली 2%। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से हमको इन रेटिंग एजेंसीज को, स्पेसिफिकली जब वो हमारे देश को आउटलुक दे रही हैं, स्पेसिफिकली जब वो बाकी चीज़ों को आउटलुक दे रही है, हमें कैसे लेना चाहिए। सेम चीज़ होती है डाउनग्रेड्स में। जब तक डाउनग्रेड आता है, आइडिया का डाउनग्रेड आया, येस बैंक का डाउनग्रेड आया, तब तक तो सारी चीज़ें हो चुकी थी, सारा डैमेज हो चुका था। तो अगले बार से आप लोगों को ध्यान रखना है कि इवन बिफोर इन्वेस्टिंग into any company,
अगर आप सोनली रेटिंग एजेंसी से कर रहे हो कि रेटिंग एजेंसी ने कहा इंडिया का आउटलुक ये है, रेटिंग एजेंसी ने कहा ये कहा है, तो आपको इस सारी चीज़ों से सतर्क रहना चाहिए। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला। अगर सीखने मिला तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।